गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग का दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, तो आज हम लोग देखेंगे कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या होता है। डिफिनीशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। मतलब क्या एक तरह का क्या है, ब्रांच किसका? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, सबसे पहली बात कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन क्या है, ब्रांच है विच अप्लाइज सॉइल मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या अप्लाई करेंगे? सॉइल मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे। मतलब फाउंडेशन जब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर मैकेनिक्स का यूज होगा। ठीक है ना, मैकेनिक्स का यूज होगा। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का भी यूज होगा। इसके अंदर क्या क्या यूज होगा? पहले तो सॉइल मैकेनिक्स का यूज होगा। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का भी यूज है इसके अंदर। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन फॉर ऑनशोर, ऑफशोर एंड इनलैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तटीय अपतटीय कहते हैं। ऑनशोर और ऑफशोर का मतलब फिर से समझाते हैं कि मतलब सिंपल सा मतलब है कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में क्या क्या आता है? सॉइल मैकेनिक्स भी आता है, फाउंडेशन भी आता है। ठीक है, अब फाउंडेशन के अंदर हमें किसका किसका हेल्प लगेगा? सॉइल मैकेनिक्स का। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि आप लोगों को रिवीजन करके आना पड़ेगा क्या? सॉइल मैकेनिक्स के बारे में, कि आखिर सॉइल मैकेनिक्स में जो टर्म्स यूज कर रहे थे हम लोग, वो सारे टर्म्स हम लोगों को यहाँ पे यूज आने वाले हैं। जैसे कि वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारा कुछ यहाँ पे यूज आएगा। तो एक बार आप उसका यूज पढ़ के जरूर आइएगा, सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पे यूज होंगी। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। मतलब क्या कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में क्या होगा कि फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन हम बना रहे हैं, ऊपर से लोड आ रहा है, तो कहां पे लग रहा है? सेंटर पे लग रहा है फाउंडेशन के, और वो लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है स्ट्रेस, स्ट्रेन, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ के आना पड़ेगा। रिवीजन, एक ओवरव्यू चाहिए जिनका डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है ना, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारा कुछ, कि कैसे हम लोग सिग्मा निकालते थे, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे यूज होने वाला है। एंड प्रोजेक्ट सर्विसिबिलिटी, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या सर्विस दे रहा है, फाउंडेशन का क्या काम है, वो सारा कुछ इसमें देखेंगे। रिक्वायरमेंट फॉर डिजाइन, और ये सारा के लिए, डिजाइन करने के लिए, फाउंडेशन को डिजाइन करने के लिए, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। ठीक है ना, और डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें ये सब चीजों का यूज पड़ेगा। और हम बनाते कहाँ हैं? ऑन शोर, ऑफ शोर एंड इन लैंड स्ट्रक्चर। कहाँ कहाँ? तटीय, समुद्र के तट पे या फिर लैंड पे, ये सारा कुछ हम लोग बनाते हैं। जगह बता रही है। तो सिंपल सा हम बता रहे हैं क्या कि इसमें आप लोग को यूज सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट सर्विसिबिलिटी, ये सारा कुछ हम लोग इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, द मेजर टास्क एंड गोल ऑफ द फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज टू क्रिएट अ टेक्निकल साउंड कंस्ट्रक्शन फिजिएबल एंड इकोनॉमिकल। मतलब कि आपको सब चीज, आपको अच्छे से अच्छा सर्विस होना चाहिए जो मैक्सिमम बेनिफिट दे हमें। कॉस्ट भी क्या हो? इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल का क्या मतलब होता है कि कॉस्ट हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड ओवर डिजाइन हमें नहीं करना है। मतलब डिजाइन ऐसा करिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना काम हो। ठीक है ना, अगर आप लोग को बोला जाए कि मतलब फाउंडेशन आप बना रहे हैं, इसका थिकनेस 5 सेंटीमीटर रखना है। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर अगर थिकनेस रखना है तो आप 50 सेंटीमीटर भी रखिएगा तो आप सेफ रहिएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका डिजाइन क्या हो जाएगा? ओवर डिजाइन हो जाएगा। तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना दीजिए, उससे क्या होगा? आपका इकोनॉमिकल भी हो जाएगा और डिजाइन भी डिजाइन में रहेगा, ओवर डिजाइन नहीं कहलाएगा। समझ में आया? तो ये आपका गोल होना चाहिए। और डिजाइन ऑफ द फाउंडेशन सिस्टम टू सपोर्ट द सुपर स्ट्रक्चर। और काम क्या है कि फाउंडेशन का काम क्या है कि जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड को वो क्या कर सकता है? बियर कर सकता है। ठीक है ना, तो स्प्रेडिंग लोड का आप लोग को ध्यान में होगा कि अगर जो भी लाइव लोड या डेड लोड, लोड यही मेनली होता है, लाइव लोड और डेड लोड। लाइव लोड में क्या हो सकता है कि ऐसा लोड जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, डेड लोड जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स हो गया। ठीक है,
तो डेड लोड और लाइव लोड अपना लोड किसको देता है? स्लैब के ऊपर हम लोग अगर ये रख रहे हैं, कोई भी स्लैब है उसके ऊपर लोड रख रहे हैं, तो स्लैब अपना लोड किसको दे दिया? बीम को दे दिया। बीम अपना लोड किसको दिया? कॉलम को दिया। कॉलम अपना लोड फाउंडेशन को दिया। फाउंडेशन फाइनली सॉइल को दे दिया। ठीक है, तो जियोटेक में ही हम लोग फाउंडेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें फाउंडेशन मोर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सॉइल है। क्या वो सॉइल उस फाउंडेशन के लोड को झेल पा रहा है कि नहीं, इसीलिए जियोटेक में ही इसको डाला गया सब्जेक्ट को। समझ में आया? तो ये बातें हो गई। फिर नेक्स्ट क्या है? फाउंडेशन इज दैट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू विच लोड इज फाइनली ट्रांसमिटेड टू द सॉइल एंड अर्थ। समझ रहे ना? जो भी लोड है वो क्या होगा? फाइनली हम लोग कहां पे ये कर देंगे, ले आएंगे इसको, थ्रू विच लोड इज फाइनली ट्रांसमिटेड। कहां ट्रांसमिट करेंगे? सॉइल पे या अर्थ पे, मिट्टी पे। द लोड इज डेड लोड हो सकता है, लाइव लोड हो सकता है, समटाइम विंड लोड भी लिया जाता है। ठीक है ना? अर्थ को एक लोड भी लिया जाता है, बहुत तरह के लोड होते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है? डेड लोड एंड लाइव लोड होता है। तो एकदम सिंपल डिफिनीशन है आप लोगों का कि डिफिनीशन फाउंडेशन इंजीनियरिंग का यही है। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्या है कि कैसे कैसे हम लोग इसको डिजाइन प्रोसीजर करते हैं, क्या क्या कंसिडरेशन किया जाता है कि अगर हमें फाउंडेशन बनाना है तो हमें डर किस बात का है कि फाउंडेशन फेल ना हो जाए। ठीक है ना? तो फेल ना हो जाए तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया को हमें ध्यान देना है कि अगर ये दोनों क्राइटेरिया हमारा सेफ हो जाए तो हम लोग सेफ हैं। तो दोनों क्राइटेरिया, शेयर क्राइटेरिया और सेटलमेंट क्राइटेरिया, हम लोग अच्छे से इसमें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही रहे। ठीक है ना? तो लिखिएगा नेक्स्ट। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि फेलियर ऑफ फाउंडेशन की बात कर रहे थे कि फेलियर ऑफ फाउंडेशन में टेक्स प्लेस ड्यू टू, ठीक है, कि आखिर जो आप फाउंडेशन बना रहे हैं उसका हमें डर क्या है कि आखिर क्या हो सकता है? पहला, सेटलमेंट ऑफ सॉइल हो सकता है कि जिसके ऊपर आप फाउंडेशन बना रहे हैं, तो जब बनाए तब तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। क्यों? क्योंकि लोड कम था। धीरे धीरे हम स्ट्रक्चर बढ़ाते गए, एक फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे बढ़ाते गए। पता चला बाद में क्या कि एकदम से सेटल कर गया। ठीक है ना? तो कोई भी फाउंडेशन सेटल करता है, इसका यह मतलब होता है क्या कि ध्यान से समझिएगा कि आप फाउंडेशन बना दिए, आप फाउंडेशन क्या किए? बनाए, इस पे कोई भी लोड आ रहा है, मान के चलिए क्यू लोड आ रहा है, क्यू स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस है क्या? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? स्ट्रेस ये होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये स्ट्रेस आ रहा है। अब हमें क्या करना है? हम बोल रहे हैं क्या कि हमारा जो मिट्टी है वो क्या कर गया? सेटल कर गया। सेटल कर गया। अब मेरा फाउंडेशन क्या आ गया? नीचे आ गया। सेटल करके ये कितना हो गया? ये हो गया क्या हमारा? सेटलमेंट। सेटलमेंट हो गया। तो मिट्टी क्या हो गया? दब गया। लेकिन अब बात करते हैं क्या कि ये हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो लेकिन जो आईएस कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, वो क्या करता है? हर स्ट्रक्चर के लिए सेटलमेंट को फिक्स रखता है कि अगर इतना हुआ तब तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा सेटलमेंट हुआ तो हमारा फेलियर हो सकता है। ठीक है? तो वही बोल रहा है क्या कि अगर सेटलमेंट ऑफ सॉइल हुआ तो फाउंडेशन विच इज कॉल्ड एज सेटलमेंट फेलियर, सेटलमेंट फेलियर हो गया। लेकिन आखिर ये सेटलमेंट एक मिनिमम एक सेटलमेंट होता है, हम लिखवाएंगे, वहां तक अगर सेटलमेंट है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा सेटलमेंट हो गया तो मतलब हम क्या कहेंगे कि फेलियर हो चुका है, स्ट्रक्चर अब कुछ समय में क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा। तो यही होता है हमारा सेटलमेंट क्राइटेरिया से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? इस मिट्टी का स्टडी करना होगा। हमारा इस मिट्टी का स्टडी करना होगा और हमें चेक करना होगा क्या कि इस मिट्टी का एक्चुअल में बियरिंग कैपेसिटी कितना है, वो कितना बियर कर सकता है। इतना बियर कर सकता है तो इतना ही लोड देंगे हम इसको। ठीक है ना? अब जैसे ये स्ट्रेस है, आप लोग को कुछ चीजें हैं जो आप लोग को खुद से समझना होगा। जैसे इस यहाँ पे क्या आ गया? मैकेनिक्स का बात आ गया कि स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस क्या हो गया? फोर्स बाई एरिया, है ना? स्ट्रेस के टर्म में पता है। तो अगर हम इसको कैसे भी करके इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। फोर्स मिल जाएगा ना? ठीक है? तो जब हमें ये फोर्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो ये स्ट्रेस आ रहा है, इसका एरिया किसका? इसका, मतलब फाउंडेशन का एरिया। ठीक है ना? फाउंडेशन का एरिया से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे फाउंडेशन का एरिया से, तो हमें फोर्स पता चल जाएगा कितना फोर्स लगाना है। ठीक है ना? तो अगर हम लिखें क्या कि Q इंटू एरिया ऑफ फाउंडेशन, वो क्या मिल सकता है? फोर्स मिल सकता है।
तो इतना फोर्स आप लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट सॉइल। ठीक है ना, बियरिंग कैपेसिटी हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं पहले। ठीक है ना, बियरिंग कैपेसिटी हमें क्या किस में टर्म आएगा कि क्यू बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है ना, क्यू बियरिंग कैपेसिटी ये है। मान के चलिए क्यू बियरिंग कैपेसिटी हमें पता चल जाए कि भाई इस मिट्टी का बियरिंग कैपेसिटी कितना है, इतना स्ट्रेस हम इस पे दे सकते हैं, तो ये स्ट्रेस और ये जो स्ट्रेस आप लगा रहे हैं कौन बड़ा होना चाहिए फॉर सेफ्टी, तो आपको ऑलवेज बियरिंग कैपेसिटी ये बड़ा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि घर बनाने से पहले बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यही देखेंगे बियरिंग कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं, उसका पूरा तरीका होता है ढंग से, उसको सब चीज फाइंड आउट करने के बाद बियरिंग कैपेसिटी पता चल गया। अब इस बियरिंग कैपेसिटी से हम लोग लोड लगाएंगे। तो अब हम बात करते हैं क्या, फिर से एक चीज बता रहे हैं कि मान के चलिए बियरिंग कैपेसिटी आया कि 5 फ्लोर तक का, हमें रफली पता चला है क्या कि 5 फ्लोर का घर आप बना सकते हैं। बियरिंग कैपेसिटी इतना आया कि हमें पता चल गया कि भाई बियरिंग कैपेसिटी इतना है कि 5 फ्लोर का घर आप बना सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन मेरे पास पैसा 10 फ्लोर का है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं 10 फ्लोर का घर बनाऊं उस पर, लेकिन आपका कैपेसिटी कितना है, 5 ही फ्लोर का है। तो आप उसकी बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए, वो आप आराम से कर सकते हैं। सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी को आप बढ़ाइए, तो बियरिंग कैपेसिटी फिर बढ़ाया जाता है, उसका अलग अलग तरीका है। उसमें पत्थर वत्थर डाल दीजिए, फिर से चेक करिए, फिर से चेक करिए क्या उसका बियरिंग कैपेसिटी 10 फ्लोर तक का हुआ है कि नहीं हुआ है। दोबारा चेक करने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं 10 फ्लोर तक का हो गया, तब जाके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, लेकिन वैसे तो एक्चुअल में उतना भी नहीं रखते हैं, 20 फ्लोर तक का रहता है कैपेसिटी, तब बनाते हैं 10 फ्लोर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 गुना लेके चलना पड़ता है हमें। ठीक है, तो वो सब देखेंगे। तो बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं और उतना फोर्स हम इस पर अप्लाई करेंगे। समझ रहे ना कि इस पे कितना फोर्स लगा जाए, तो इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, डेड लोड, लाइव लोड। डेड लोड में जो स्ट्रक्चर का लोड है वो हम लोग कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग सब्जेक्ट एक पढ़े होंगे आप लोग, उसमें आप लोग डायरेक्ट लोड निकाल सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो वो लोड निकल गया और उसके बाद क्या निकाल सकते हैं आप लोग, लाइव लोड परसेंटेज। मतलब क्या होता है, आईएस कोड में लिखा है कि इतना से इतना तक ले सकते हैं, टाइप ऑफ अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग ब्रिज, रोड अलग अलग के लिए। तो वो सारा कुछ हम लोग यहां से निकालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, कितने तरीके का होता है। लेकिन हम लोग कभी देखें क्या, पहला बात क्या हो सकता है, सेटल कर गया, मतलब फाउंडेशन सेटल कर गया। अब ये सेटलमेंट हुआ मतलब फेलियर हो गया, लेकिन कुछ सेटलमेंट तक हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है ना, कि कुछ सेटलमेंट टाइप ऑफ पे वो लिखवा दिया जाएगा, उतना सेटलमेंट हो गया तब तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा सेटलमेंट हुआ तब फेलियर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा दिक्कत क्या हो सकता है, स्लाइड कर गया और स्लिप कर गया सॉइल। स्लाइडिंग और स्लिपिंग ऑफ फुटिंग, तो वो सॉइल सच फेलियर इज कॉल्ड शियर फेलियर। मतलब ये फाउंडेशन जो क्या हो गया कि खसक गया या फिर क्रैक कर गया, जैसे स्लाइड कर गया, और इसके नीचे का मिट्टी क्या हुआ होगा, टूट गया होगा। ठीक है ना, ये तो दब गया है ना, और टूटना और दबना दोनों अलग अलग चीज है। तो दब जाना मतलब प्रॉपर इसमें कॉम्पैक्शन नहीं किए होंगे तब जाके सेटलमेंट हो रहा है। समझ रहे हैं, नहीं तो आपका हार्ड स्टार्टर नहीं होगा तब जाके सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है ना, शियर फेलियर क्यों होता है, प्रॉपर इंटरलॉकिंग नहीं होगा, सॉइल सॉइल के बीच में इंटरलॉकिंग। जो शियर स्ट्रेंथ होता है, जब आप लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़े हैं, तो शियर में उसको सॉइल को स्ट्रेंथ किसकी वजह से होता है, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा कि S बराबर C प्लस सिग्मा एन tan फाई। ये होता था क्या, S मतलब शियर स्ट्रेंथ। समझ रहे ना, तो शियर स्ट्रेंथ S क्या होता है, C प्लस सिग्मा एन tan फाई। मतलब सॉइल एक दूसरे को पकड़ के रखा है। ठीक है ना, तो जो पकड़ के रखा है और इतना हम लोड लगा दिए कि टूट गया, वो टूट गया। तो वो जो पकड़ के रखा है, जो स्ट्रेंथ उसको मिल रहा है, वो किसके किसके वजह से मिल रहा है, तो एक तो कोहेजन,
सॉइल के बीच में इंटरलॉकिंग जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है आपस में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको क्या कहते हैं? कोहेजन। तो कोहेजन के वजह से वो एक दूसरे से चिपका हुआ है। दूसरा सिग्मा एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, जो कि अगर आप सॉइल अगर देते हैं ना लोड उसके ऊपर से, तो सॉइल अगर दबता है तो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेंथ मिलता है शियर में, ठीक है ना। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लोड लगाएंगे तो वही फेल कर जाएगा, लेकिन सिग्मा एन एक्चुअल में क्या है? वो हमारा स्ट्रेंथ है, जो कि नॉर्मल स्ट्रेस जो हम लगा रहे हैं उसके वजह से उसको स्ट्रेंथ मतलब और जाके पकड़ लेता है। और फाई क्या होता है? इंटरलॉकिंग मतलब पार्टिकल आपस में फंसा हुआ है, ठीक है ना, उसको कहते हैं फाई। तो हम सिंपल कह रहे हैं, क्या टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, पहले क्लियर है कि सेटलमेंट तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि सेटल कर जाना। दूसरा कह रहा है शियर फेलियर हो सकता है भाई। तो शियर फेलियर क्यों होगा? क्योंकि जितना उसके शियर स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा आप लोड लगा दिए, ठीक है ना। तो शियर स्ट्रेंथ क्या होता है कि कितना कोहेजन है प्लस सिग्मा एन tan phi, ऐसे हम लोग निकालते हैं। समझ में आया कि C प्लस सिग्मा एन tan phi मतलब कहीं ना कहीं जो इसको सॉइल को स्ट्रेंथ मिल रहा है, मतलब आपस में पकड़ा हुआ किसके वजह से? आपस इंटरलॉकिंग के वजह से, फाई के वजह से, कोहेजन चिपका हुआ कोहेजन के वजह से। और सिग्मा एन क्या होता है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है ना, यहाँ पे मिट्टी है, हम ऊपर से नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन लगा रहे हैं, तो क्या होता है कि सॉइल आपस में पकड़ लेता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है सिग्मा एन के वजह से, ठीक है ना। और वही स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है अगर आपका सिर्फ क्या हो? परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा हो तो, ठीक है ना। जहां पे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कोई फोर्स आया तो एक क्या हो जाता है? रिजल्टेंट निकलता था। आप लोग को ध्यान होगा जब सॉइल मैकेनिक्स पढ़े थे जियो टेक्निकल, तो क्या हो जाता था कि हम लोग का सिग्मा एन के वजह से फेलियर नहीं हो रहा है, सिग्मा एन के वजह से फेलियर हो रहा है। कोई भी पार्टिकल सॉइल का है, चारों तरफ से क्या लगता है? फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कोई भी एगो प्लेन पर क्या लगता है? सिग्मा एन लगता है और टू लगता है, ठीक है ना। दो चीज लगता है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। इन दोनों का एक कंपोनेंट होता है सिग्मा आर रिजल्टेंट। तो सिग्मा आर जैसे टाउ की तरफ बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ रहा है भाई? क्योंकि आप सिर्फ क्या लगा रहे हैं? एक तरफ से फोर्स को बढ़ा रहे हैं, एक तरफ से फोर्स को बढ़ा रहे हैं, मतलब एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, चार फ्लोर। लेकिन जो मिट्टी अंदर रखा हुआ है, क्या साइड से आप फोर्स लगा रहे हैं उसको? उस हिसाब से नहीं लगा रहे हैं ना। जो ग्राउंड सरफेस है, मान के चलिए, यहां ध्यान दीजिएगा, ये है आपका ग्राउंड सरफेस। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको कि शियर फेलियर एक्चुअल में क्या होता है। तो अगर ये ग्राउंड सरफेस है, यहां पे आप लोग क्या किए? गड्ढा किए और यहां पे आप चाह रहे फाउंडेशन बनाना, ठीक है। तो आपने किया क्या कि आपने फाउंडेशन भी बना दिया, ठीक है ना। मान के चलिए आपने क्या कर दिया? फाउंडेशन बना दिया, ठीक है ना। आपने फाउंडेशन बनाया तो आपका जो यहां का सॉइल है, यहां से उठा के लेके आ गए यहां बाहर, ठीक है ना। वहां से हम लोग उठा के यहां ले आते हैं, पहले यहां समझाते हैं। वहां से एक पार्टिकल उठा के लेके आ गए, हम यहां ले आए, ठीक है। तो ये जो सिग्मा एन है, ऊपर से जो फोर्स आ रहा है सिग्मा एन, वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है यहां का मिट्टी, और ऊपर जो एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, चार फ्लोर जो घर बनाने जा रहे हैं, वो चीज है सिग्मा एन, है ना, वो है सिग्मा एन। और इधर से जो लग रहा है सिग्मा वन, मान के चलिए, सिग्मा एन नहीं देते, वन देते हैं, और ये सिग्मा टू मान के चलिए, ठीक है ना। ये सिग्मा टू है। तो सिग्मा टू किसकी वजह से है? जो यहाँ का मिट्टी है, जो इसके आसपास वाला मिट्टी है ना, इसको पकड़ के रखा है ना, इसके आसपास वाला मिट्टी इसको पकड़ के रखा है, तो वो मान के चलिए सिग्मा टू है, ठीक है ना। और सिग्मा वन क्या है आपका? जो हम ऊपर से घर बना रहे हैं, एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला, ऐसे घर बना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो सिग्मा वन हमें कहीं ना कहीं इसको स्ट्रेंथ देता है, शियर में स्ट्रेंथ देता है कि भाई टूटेगा नहीं। लेकिन टूटता आखिर क्यों है? टूटता इसलिए है कि नॉर्मल अगर स्ट्रेस रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन साथ साथ में टाउ भी आ जाता है, शियर। साथ साथ में क्या आ जाता है? टाउ आ जाता है, शियर। वो टाउ क्यों आया? क्योंकि आप लोगों का सिग्मा टू तो फिक्स है ना। सिग्मा टू बदल रहे हैं क्या आप? नहीं बदल रहे हैं। यहां का जो मिट्टी है, साइड से जो इसको फोर्स है, वो तो फिक्स है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं? एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, चार फ्लोर, धीरे धीरे घर बना रहे हैं। मतलब सिर्फ आप सिग्मा वन बढ़ा रहे हैं, सिग्मा टू को फिक्स कर लिए हैं। तो
जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर था तो नॉर्मल जो इसका रिजल्टेंट सिग्मा आर था वो क्या था, एकदम 45 डिग्री पे था। लेकिन अब आप सिग्मा 1 धीरे 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 बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है ये, सिग्मा 1 धीरे 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 बढ़ा रहे हैं, तो टाउ किसकी तरफ, सिग्मा आर टाउ की तरफ शिफ्ट होगा, धीरे धीरे शिफ्ट होगा, और क्या हो जाएगा, एकाएक सॉइल क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इस प्लेन के अबाउट टूट जाएगा। समझ में आया? तो यही चीज आप लोग को समझना है कि आपका जो स्ट्रेंथ शियर में होता है, जो हमारा शियर फेलियर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके स्ट्रेंथ से ज्यादा आप फोर्स लगा रहे हैं। और स्ट्रेंथ आखिर होता क्या है, सी प्लस सिग्मा एन tan फाई, मतलब इसको स्ट्रेंथ मिल रहा है इसके कोहेजन के वजह से, इंटरलॉकिंग के वजह से, और सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस के वजह से। ठीक है, लेकिन तो भी फेल कर जा रहा है सॉइल। क्यों फेल कर रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ होते हुए भी क्यों फेल कर रहा है, क्योंकि इसके स्ट्रेंथ ज्यादा हम लोग लोड लगा दिए। अब यहां पे देख रहे हैं सिग्मा एन कहीं ना कहीं इसको दबा के रखा है, सिग्मा एन इसको दबा के रख रखा है, मतलब स्ट्रेंथ है। देखिए सिग्मा एन क्या करता है, स्ट्रेंथ है, सिग्मा एन तो दबा के रख रहा है, लेकिन सिग्मा आर क्या कर देता है, और टाउ मिल करके फेल करा देता है। समझ में आया? इन दोनों की वजह से सिग्मा आर आया और सिग्मा आर शिफ्ट होते गया और यहां से क्या हो गया, फेल कर जाएगा, एकाएक सॉइल क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, और उस वही कहलाएगा क्या, शियर फेलियर। समझ में आया? एक रफली आपको ये बता दिए, सेटलमेंट तो आपको दिखता है कि सेटलमेंट ये हुआ, लेकिन शियर क्या हुआ यहां से पता चलता है। ठीक है ना, कि पार्टिकल टूटा है, इसके जो नीचे वाला पार्टिकल है वो टूट गया है। वो टूटा कैसे होगा, ऐसे टूटा होगा कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 1 नीचे से, और ये सिग्मा 2, समझ रहे ना, सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 1 चारों अगर बराबर रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सिग्मा 2 को फिक्स कर दिए, सिग्मा 1 धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं खाली, तब जाकर के रिजल्टेंट टाउ की तरफ शिफ्ट होता है और फेल करा देता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो चीजों से हमें डरना है, ये दोनों अगर हमारा सेफ कर लें तो हम लोग क्या कर जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। ठीक है, उस दोनों से हमें क्या करना है, बचना है। तो अब हमारा काम क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि फाउंडेशन मस्ट बी सेफ इन एबव टू मेंशन्ड क्राइटेरिया, मतलब फाउंडेशन हमारा इन दोनों क्राइटेरिया से सेफ होना चाहिए, एंड अलाउबल लोड ऑन दैट फुटिंग विल बी मिनिमम ऑफ एबव टू क्राइटेरिया। तो यहां पे ये चीज समझना है कि आपका अलाउबल लोड हम कितना अलाउ करें भाई, उस क्यू कितना हम अलाउ करें, ठीक है ना, वो भी लोड बोल रहा है, ये तो स्ट्रेस है। चलिए हम लोड बताते हैं कि अलाउबल लोड ऑन द फुटिंग विल बी मिनिमम ऑफ एबव टू क्राइटेरिया, मतलब मिनिमम होना चाहिए जो भी दोनों क्राइटेरिया हम लिखे हैं। मतलब मान के चलिए कि आपका लोड, पहले तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस से लोड आप निकाल सकते हैं, स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, ठीक है ना। तो हम मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि 500 किलो न्यूटन फोर्स लगाने के वजह से, 500 किलो न्यूटन फोर्स लगाने के वजह से हमारा जो फुटिंग है वो सेटलमेंट फेलियर हो रहा है, 500 किलो न्यूटन फोर्स लगाने से, ठीक है ना, सेटलमेंट हो जा रहा है। हम बोल रहे हैं कि 600 किलो न्यूटन फोर्स लगाने के वजह से क्या हो रहा है, शियर फेलियर हो रहा है। क्या हो रहा है, 500 किलो न्यूटन फोर्स लगाने के वजह से हमारा क्या हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, और 600 किलो न्यूटन फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, शियर हो रहा है। तो हम लोग इस घर के ऊपर कितना लोड लगाएंगे, इस घर के ऊपर, तो मिनिमम ऑफ 2, अब समझ में आया, इन दोनों का जो मिनिमम है 500, तो 500 से कम ही रखेंगे, तब जाकर के हम दोनों में सेफ हो जाएंगे, क्योंकि 600 तक तो पहुंचेगा ही नहीं, 500 पे ही फेल कर जाएगा। तो इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग निकालते हैं फॉर्मूला के थ्रू, कॉपी कलम पे पहले सॉल्व करते हैं, पहले डायरेक्ट घर नहीं बनाते हैं कि घर बना करके 500 किलो न्यूटन लगा करके पहले फेल कराएंगे, फेल कराने के बाद चेक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले कॉपी कलम पे हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं सेटलमेंट का क्राइटेरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए और शियर में कैसे फाइंड आउट किया जाए, इसका अपना अपना तरीका है, दोनों का हम लोग देखेंगे। तो इन दोनों से हम लोग चेक कर लेते हैं पहले ही कि भाई सेटलमेंट से मेरा 500 आ रहा है और शियर से 600 आ रहा है, तो हमें पता है कि मिनिमम ऑफ 2 रखना है, तो यानी 500, मिनिमम इन दोनों का क्या है 500, तो मतलब हम घर ऐसा बनाएंगे कि 500 से कम हो,
तो हमारा दोनों में सेफ हो जाएगा। डर दो ही चीज का है, शेयर और सेटलमेंट। शेयर का स्टोरी पता है, सेटलमेंट ये क्या होता है कि दब जाना, मतलब उसके अंदर खाली जगह बहुत होगा, मिट्टी मिट्टी के बीच में, मिट्टी के बीच में खाली जगह, वॉइड्स ज्यादा होंगे, तब जाकर के वो सेटल किया है, ठीक है ना। तो उससे पहले हम क्या कर देंगे, उसको वाइट को खत्म करेंगे, उसको चेक करेंगे। प्लेट लोड टेस्ट किया जाता है, अलग अलग तरीका होता है बियरिंग कैपेसिटी चेक करने का, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद हमें फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया क्या इसका मेन पार्ट, कि हमें इन दोनों के बारे में जानना पड़ेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ फुटिंग, उसके बाद फिर ये शेयर और सेटलमेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कहानी आपको समझ में आया कि इन दोनों से सेफ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, टाइप ऑफ फुटिंग।